हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिद वर्मा। स्वागत करता हूं सभी कॉमर्स चैनल में। फ्रेंड्स, जो आज डिप्लोमा का जो अप्लाइड फिजिक्स 1 का आज यानी कि 22 तारीख 9वां महीना 2023 को एग्ज़ाम हुआ है। तो इस एग्ज़ाम का हम लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव को एक एक करके डील करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट ऑफ वर्क डन इज। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वर्क डन का जो यूनिट होता है वह जूल होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल ऑपरेशन साइन थीटा। कह रहा है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिकल ऑपरेशन होता है साइन थीटा, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, यानी कि या फिर जो साइन थीटा जो ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेशन होता है उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी जो है M0 L0 T0 यह करेक्ट हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटी हैज। कह रहा है कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके पास क्या होता है। तो ऑप्शन हमारा मैग्नीट्यूड ओनली, सेकेंड है डायरेक्शन ओनली, एंड थर्ड है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और फोर्थ है नन ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इसलिए इसका 3 का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द मेजरमेंट ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम। कह रहा है कि जो फोर्स है ना उसका फोर्स का जो मेजरमेंट कहाँ से आया है, न्यूटन्स के किस लॉ से आया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो फोर्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स है ना, यह न्यूटन्स के सेकंड लॉ से आया है। कई लोग इसमें से कंफ्यूज भी हैं कि नहीं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ से आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नहीं, ये जो फोर्स का जो मेजरमेंट है ना यह न्यूटन्स के सेकंड लॉ से आया है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ के पी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्केलर क्वांटिटी हैज। ये जैसे हम लोग ये करने का स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मास इंटू वेलोसिटी। आप सभी को पता हो कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ई और ऑप्शन बी ये दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंस। कह रहे कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसके पास क्या होगा। तो ऑप्शन ए हमारा है फोर्स आउटसाइड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ऑप्शन बी हमारा फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ऑप्शन सी हमारा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो आप सभी को पता होगा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलता है तो उसके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना वह टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज। कह रहे कि दो सरफेस के बीच का जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जब कोई दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है तो उनके बीच का फ्रिक्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपोजिट्स द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू बॉडी। कह रहे कि जब कोई फ्रिक्शन जो सरफेस से कॉन्टैक्ट में है और उसमें फ्रिक्शन लग रहा है तो ये क्या करेगा, तो जो है वह रिलेटिव मोशन को ओपोज करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच फार्मूला इज करेक्ट है। इनमें से कौन सा फार्मूला है जो करेक्ट है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर भी होता है, और पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन भी होता है। ये दोनों फार्मूला करेक्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन को सेट करने में, दोनों फार्मूला करेक्ट है। अब देखिए, आपने सी में से डी, सी या डी में से आपने जो कोई भी मारा है तो आपका शायद सही हो सकता है, या फिर अगर चेक करने वाला अगर या फिर सी को ही सिर्फ सही कर दे या फिर सिर्फ डी को सही कर दे, उससे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादा चांस है कि नहीं अब सी और डी दोनों से कोई भी टिक लगाए हैं तो आपका सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला इज करेक्ट, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ h इफ GBD ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज। हमसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह mgh होता है, इसलिए 11 क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन एरो इज फायर्ड विद द बो देन एरो हैज। कह रहे कि जब अगर कोई जो धनुष से अगर तीर को अगर फायर किया जाए, छोड़ा जाए, तो उसके पास कौन सी ऊर्जा आती है, कौन सी एनर्जी आती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी। जब कोई धनुष से अगर जो उसके तीर को छोड़ा जाता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन
ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन बी हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन स्मॉलर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन सी हमारा द लोएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो इन बी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना वो काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, moment of inertia of a circular disk about an axis passing through its center and perpendicular its plane is करेक्ट। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है एक सर्कुलर डिस्क का जो कि एक्सिस से क्या वो एक्सिस से पास करता हो, ठीक है, और परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² हो जाता है जब कोई एक सर्कुलर डिस्क का जो अगर सेंटर ऑफ एक्सिस से पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो। क्वेश्चन नंबर 15, द थ्योरी ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज। परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरी क्या होता है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रेस क्या है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा स्ट्रेस इज होता है जो रिस्टोरिंग फोर्स अपन एरिया होता है। ठीक है, फोर्स अपन एरिया होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपन एरिया। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हुक्स लॉ इज। हुक्स लॉ क्या है? तो कह रहे हैं कि हुक्स लॉ जो होता है ना वह स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जो हुक्स लॉ है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वो कैसा प्रोपोर्शनल? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस ये हो गया। ठीक है, इसके बाद एडहेसिव फोर्स एक्ट्स अमॉन्ग और बिटवीन। यानी कि जो एडहेसिव फोर्स है ना वो किसके बीच में काम करता है? तो जो एडहेसिव फोर्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है। ठीक है, एडहेसिव फोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एन एरोप्लेन फाइल्स बाय द थ्योरी ऑफ। करें कि जो एरोप्लेन है ना कौन से थ्योरी के द्वारा फाइल्स किया जाता है? ठीक है, जो एरोप्लेन फाइल्स किया है तो किसके थ्योरी के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बर्नौली थ्योरम, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका इस 19 क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज। करें कि हॉटनेस और कोल्डनेस का जो लेवल है उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्परेचर। जो हॉटनेस और कोल्डनेस का जो लेवल होता है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन जो था समाप्त हुआ। चलिए अब हम लोग एक एक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। इस पर क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। ग्रुप बी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डिफाइन यूनिट एंड डायमेंशन। कह रहा है कि यूनिट को डिफाइन करना और डायमेंशन को डिफाइन करना, जो कि आप लोग अच्छे से कर दिए होंगे। हमारा और में क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऑफ साइड कैलिपर्स एंड 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, द लिस्ट काउंट विल बी। यहाँ पे लिस्ट काउंट को पूछा गया है। ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, करें कि मेन स्केल का जो 9 डिवीजन होता है ना वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन का इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से, और उसका निकालना है हमको लिस्ट काउंट निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिए होंगे। अगर इससे आसान था डिफाइन यूनिट एंड डायमेंशन, उसको ज़्यादा लोग सोल्व किए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट इट्स फॉर्मूला। करें कि स्केलर प्रोडक्ट्स क्या होता है इसको डिफाइन करें और इसके फॉर्मूला को लिखें। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, आप सभी लोग तो इसे बना ही दिए होंगे। इसका और में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एंगुलर वेलोसिटी को कौन नहीं जानता है, सारे लोग आसानी से डिफाइन कर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू know about negative and positive work done give their example। कह रहा है कि ये जो पॉजिटिव वर्क डन होता है और निगेटिव वर्क डन होता है इसको डिफाइन करना है और इसका एक एग्जांपल देना है। ये भी बहुत अच्छा सवाल था। आप लोग कई लोग इसको आसानी से बना भी दिए होंगे और कई लोग इसके एग्जांपल लिखने में कई लोग मतलब थोड़ा सा गड़बड़ा गए होंगे, लेकिन कई लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर को लिख दिए होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव और में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफाइन फ्रिक्शन, हाउ डू मिनिमाइज द फ्रिक्शन ऑफ अ सर्फेस। करें कि फ्रिक्शन को डिफाइन करें कि और कैसे आप उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको लिखें। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। और डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला को डिफाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क डन, गिव द एग्जांपल। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड से
व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स। कहा है कि सरफेस टेंशन को डिफाइन करे और यह डिफाइन करे कि सरफेस टेंशन में कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स के इफेक्ट से कैसे उस पर चेंजिंग आता है, ठीक है, उसके क्या इफेक्ट का क्या काउज के कारण सरफेस टेंशन एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स से रिलेटेड है, इस चीज़ को डिफाइन करना था। इसका और में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट यू नो अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में, ये लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, हाउ डज हीट प्रोपिगेट इन वैक्यूम, मेक इट क्लियर। कह रहे कि जो वैक्यूम में जो हीट है जो कैसे प्रोपिगेट करता है, इसको क्लियर करके दिखाना था, इसको डिफाइन करना था। ये कई लोग इसको आसानी से बना भी देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है सारा। डिफाइन और में क्वेश्चन पूछा गया कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड सरफेस एक्सपेंशन। कह रहे कि लीनियर एक्सपेंशन और के कोएफिशिएंट को, सरफेस एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट को डिफाइन करें, ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, हाउ विल यू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ वन सिस्टम ऑफ अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट बाय डायमेंशनल फोर्सेस। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायमेंशंस के लिमिटेशंस को लिखना था और जो उसको हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं डायमेंशनल फोर्सेस के द्वारा, इस चीज़ को दिखाना था, ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और में पूछा गया है कि डिफाइन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, राइट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड टॉर्क फोर्स है। इनमें से कोई इन सभी को मतलब डिफाइन करना था। सबसे पहले डिफाइन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करना था। फिर कह रहा है कि इन सब में से क्या रिलेशन को बताना था, कि इन सब में क्या क्या रिलेशन होगा उसको लिखना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट द डिफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। कह रहा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का डिफिनेशन लिखना है एंड ए वेक्टर इक्वल टू इतना 2i + 3j + 4k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i + 2j - 3k, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो कह रहे कि सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करें, उसके बाद इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालें, उसके बाद फिर वेक्टर प्रोडक्ट निकालें। ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। और में पूछा गया कि राइट ऑन द कोहेसिव एंड एंगुलर मोमेंटम, डिस्क्राइब इट्स वन ऑफ द यूज इन योर डेली लाइफ। कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करें, ठीक है, और इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे, डेली लाइफ में जो यूज होता है उसका एक यूज को लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, A body of mass m placed on rough inclined surface, discuss why it is rest on the inclined surface। कह रहा है कि एक बॉडी जो है जिसका मास m है वह इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है, जो कि सरफेस कैसा रफ है। तो कह रहा है कि वह क्यों उस सरफेस पर रेस्ट में है, तो वो क्यों रेस्ट में है, इस चीज़ को वहाँ पे एक्सप्लेन करना था। उसके बाद कह रहा है व्हाट आर द फोर्सेस टू एक्ट इस्टेब्लिश ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, और जो इंक्लाइंड सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश है, वो कौन सी फोर्स उस पर लग रहा है, इस चीज़ को वहाँ पे लिखना था। और में पूछा गया था कि वाई लिक्विड राइजेज और फॉल्स डाउन इन अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट्स वन ओपन एंड इज प्लेस्ड स्लाइटली इनसाइड द लिक्विड, डिस्कस इट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो लिक्विड जो यहाँ पे फॉल्स कर रहा है कैपिलरी ट्यूब में, तो उसका जो ओपन एंड प्लेस स्लाइटली उसका जो लिक्विड का जो डिस्कस करना था, ठीक है ये। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राइट और नोट ऑन एनी वन गिवन ब्लो। यहाँ पे मरकरी थर्मामीटर, बायोमेटोलिक थर्मामीटर और प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मामीटर, इन तीनों में से किसी एक को डिफाइन करना था। तो आप सभी लोग इसे आसानी से कर भी दिए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और में, अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द रेडियस ऑफ गिरेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ऑन दिस बेसिस ऑफ कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गिरेशन अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी आप लोग आसानी से बना दिए होंगे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ द फ्री फॉलिंग बॉडी इज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से लिख दिए होंगे। और इसका और में क्वेश्चन है कि राइट बर्नौली थ्योरम एंड इट्स वन एप्लीकेशन इन योर डेली लाइफ, ठीक है। बर्नौली थ्योरम को लिखे और इसके एक एप्लीकेशन को जो कि डेली लाइफ में यूज होता है उसको लिखे। तो इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, इनको आप आसानी से सॉल्व कर दिए होंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और भी वीडियो लाने के लिए।